गुड मॉर्निंग एवरीवन। परीक्षा वाटिका एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जो अभ्यर्थी पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी टेस्ट सीरीज या वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी किया गया है, इसके लिए टेस्ट सीरीज जारी है। आज हम लोग 7वां टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे इससे पहले 6 टेस्ट करवाया गया है उसको जाकर के देख लीजिए। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर आना है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग एडीओ का भी टेस्ट सीरीज करवाया जा चुका है। यहाँ प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर आपको स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिहार दरोगा एसआई टेस्ट 1799 पदों पर बहाली। इसमें जाइए, आप 6 टेस्ट को पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आज 7वां टेस्ट करवाया जा रहा है, इसको भी आप लोग पूरा देख लीजिएगा। और जो आपके सहपाठी या आप में से कोई भी बच्चे एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मॉक टेस्ट करवाया जा चुका है। लगभग 18 वीडियो अपलोड हो चुका है। इसकी भी आप जानकारी अपने सहपाठियों को दे दीजिए और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप भी टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है यहाँ पर, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को डैश भाषा में दी। इन्होंने प्राकृत भाषा में शिक्षा दी थी गौतम बुद्ध ने। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये शॉर्ट में मैं यहाँ बता देता हूँ। नेपाल में हुआ था, जो तराई क्षेत्र था नेपाल का। कौन सा? तराई क्षेत्र, लुम्बिनी गांव में। ठीक है, कौन सा? लुम्बिनी गांव था। और कपिल वस्तु और शाक्य राजा का शासन था, उनके ही परिवार में इनका जन्म हुआ था। शाक्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। 29 वर्ष के जब थे गौतम बुद्ध 29 वर्ष के थे तब इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, घर छोड़ दिया था। और 35 वर्ष की आयु में 35 ईयर्स के जब हुए थे तो इनको बोध गया में एक पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी गौतम बुद्ध को? 35 वर्ष के जब इनकी आयु थी 35 वर्ष की, तब इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और प्राकृत भाषा में शिक्षा दी थी, जो आम लोगों की भाषा थी, ताकि हर कोई उनके संदेश को बिना किसी कठिनाई के समझ सके। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा कितने नाटक लिखे गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 3 ग्रंथ लिखे गए थे हर्षवर्धन के द्वारा। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक इनका शासन था हर्षवर्धन का, जो उत्तरी भारत में वर्धन साम्राज्य का अंतिम शासक था। हर्षवर्धन जो थे कला और शिक्षा दोनों का संरक्षक थे और स्वयं एक लेखक भी थे। उन्होंने 3 संस्कृत नाटक लिखे। क्या क्या नाम था? नागानंद, यहां लिख देता हूं मैं। संस्कृत ग्रंथ का क्या नाम था? नागानंद। दूसरा क्या था? रत्नावली। और तीसरा संस्कृत ग्रंथ जो था उनका प्रियदर्शिका। ये सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है प्रियदर्शिका। और उनके राजस्व का 1/4 भाग जो है विद्वानों को संरक्षण में देने में दिया जाता था। जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु था ह्वेनसांग, इन्हीं के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। ह्वेनसांग जानते होंगे, ह्वेनसांग, या इनको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। शिलादित्य बौद्ध भिक्षु था, कहाँ का? चाइनीज, चीन का। ठीक है, चलिए इतने सारे फैक्ट्स हो गए, इसको नोट कर लीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, चाणक्य को, जो प्रसिद्ध मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और उनकी शिक्षा जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित था। एक प्राचीन बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। 2री शताब्दी और 3री शताब्दी में उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र विज्ञान पर एक पुस्तक भी लिखा था चाणक्य ने। उस पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र बुक का नाम था, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बताया गया था और वहां के साम्राज्य के शासन, कूटनीति, रणनीति, आंतरिक प्रशासन, इन सब के बारे में इस बुक में चर्चा की गई थी। तो इन्हीं सब का नियम का एक संग्रह हुआ था जिसको अर्थशास्त्र नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली के हौज खास में चोर मीनार डैश द्वारा बनवाई गई थी। ये चोर मीनार जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। कब? 13th सेंचुरी में। ठीक है, 13वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और 225 छिद्र वाली मीनार थी। 225 छेद था इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी?
तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था 1885 ईस्वी में। आप सभी को पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष चुने गए थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्रांति के साथ आप वासुदेव बलवंत फड़के को संबद्ध करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 रामोसी आंदोलन, जो महाराष्ट्र के सतारा इलाके में हुआ था। कहां पर? महाराष्ट्र का सतारा क्षेत्र। ठीक है, यहां पर यह रामोसी आंदोलन हुआ था वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में। और 1918 ईस्वी में खेरा आंदोलन, गुजरात में जो हुआ था खेरा आंदोलन। ठीक है, खेरा जिला में हुआ था गुजरात का, और गांधी जी द्वारा आयोजित एक सत्याग्रह आंदोलन था। और भूदान आंदोलन उसी समय एक स्वैच्छिक भूमि सुधार का आंदोलन था। तो चलिए इन सभी के बारे में हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1923 में निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ये राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में एक वार्षिक सम्मेलन गठित हुआ था, और यह एक रणनीतिक पार्टी थी। ठीक है, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1892 में किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारतीय काउंसिल अधिनियम पारित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में, जो 1888 से लेकर के 1894 तक इसका शासनकाल था। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1907 ईस्वी में, जो एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें हिंसक झड़प के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और चरमपंथी में विभाजित हो गया। कौन कौन सा? नरम दल और चरमपंथी, दो भाग में ये विभाजित हो गया था कांग्रेस 1907 ईस्वी में। और 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, सूरत में ताप्ती नदी के तट पर आयोजित हुआ था, और चरमपंथी समूह का नेतृत्व जो है लाल बाल और पाल ने किया था। किसने? लाल बाल पाल इसने किया था चरमपंथी दल। और उदारवादी समूह का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, GKG। ठीक है, और इससे संबंधित आपको एक और फैक्ट है, उदारवादी और चरमपंथी समूह पुनः 1916 में आयोजित जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, यहां पर मैं लिख देता हूं 1916 में, ये दोनों गुट ना 1916 में फिर एक हो गए, और अधिवेशन हुआ था कहां पर? लखनऊ में। ये चीजें भी आपको ध्यान देनी है। चलिए अगला प्रश्न है, छऊ किस राज्य का लोक प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा झारखंड का छऊ नृत्य है। बार बार मैं बताया हूं, और ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी यह मनाया जाता है। कहां? ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर ये ऑप्शन भी रहता तो यहां पर ये ऑप्शन भी हो जाता। नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। कब? 1920 ईस्वी में म्यूनिख जर्मनी में हुआ था। और इसका संस्थापक कौन था? एटोन ड्रेसगर, लिख देता हूं मैं यहां पर, एटोन ड्रेसगर नाजी पार्टी का यही संस्थापक था। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1921 में हिटलर इसका अध्यक्ष बना था। 1921 ईस्वी में इस पार्टी का जो है हिटलर जो है इसका अध्यक्ष बन गया था। ठीक है, कब बना था? 1921 ईस्वी में। किसका? नाजी पार्टी का अध्यक्ष 1921 में हिटलर बना। किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, और फ्रांसीसी समाज में व्याप्त असमानता के विरुद्ध एक संघर्ष था, और इसने ही विश्व को समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे आदर्श प्रदान किए थे। ये चीजें आपको भूलनी नहीं। फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है समाज में। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? बताइए इसमें से। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की समानता अनुच्छेद 29 से संबंधित है। ये राइट ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, सही नहीं है, तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 29 जो है आर्टिकल 29 है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है यह आर्टिकल? यह संबंधित है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एंड शैक्षिक अधिकार। यहां पर क्या दिया गया? सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की समानता, इससे संबंधित नहीं है, ये इससे संबंधित है। तो यहां पर सही नहीं मिलान है, तो ये हो जाएगा जीवन की निजी स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21, और धार्मिक मामले में प्रबंधित करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 सही है। भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15,
ये भी सही है, चारों ऑप्शन सही है। सही नहीं था कौन सा, तो ये वाला सही नहीं था, तो राइट आंसर यही हो गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है? ये चीज आपको बहुत पहले से पता है। 52वां संविधान संशोधन 1985 को दल बदल विरोधी संशोधन के रूप में जाना जाता है। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। और संशोधन में संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ा गया संविधान में, ठीक है, जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल किए गए। और संशोधन में आर्टिकल, यहाँ पर जो इससे संबंधित आर्टिकल है, आर्टिकल 101, 102 और 190 और 191, इसको जो है बदल दिया गया है, इसमें बदलाव किया गया है। ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, इसको गूगल सर्च कर लीजिएगा, इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स है अपने माइंड में व्यवस्थित कर लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, 1976 में, और प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया था। ठीक है, लिख दो यहां पर, इसमें बदला हुआ था, तो यहां पर पूरा वर्ड निकल के आया था, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, एक्सट्रीमली सॉरी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इसमें सुधार किया गया था। इसी वर्ड से संबंधित पूरा ये संविधान संशोधन था, ध्यान रखना है। और राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में जोड़ा गया, तो लिखा गया था राष्ट्र की एकता अखंडता। ये जो शब्द था ना, इसको हटा करके इसमें और जोड़ा गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसी संविधान संशोधन के तहत ये भी बदलाव हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 33 और 34। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है? राइट आंसर है 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्ति और अधिकार की जिम्मेवारी को निर्दिष्ट करती है। 1992 ईस्वी में, 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको पता है पहले से। और इसमें जोड़ा गया था कि जो 1992 में 73वां संविधान संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9, इसको ऐड किया गया कब? 73वां संविधान संशोधन के तहत। और इसका शीर्षक रखा गया पंचायत। इसका जो शीर्षक है क्या रखा गया? पंचायत, जिसमें आर्टिकल, कौन सी आर्टिकल है? आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243 क्लॉज ओ तक शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? 40 से अधिक वाले कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। चलिए तो देख लेते हैं। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80, महाराष्ट्र में कितने हो जाएंगे? तो 48, उसके बाद वेस्ट बंगाल में कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष कौन सा है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया था, 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, ये बच्चों को पता होना चाहिए, ये नहीं कि जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं इनको ही, आम आदमी का भी अधिकार है। इसके बारे में आप लोग अधिक जानकारी लीजिए, आपके जो भी अधिकार है इससे आपका फायदा मिल सकता है। और सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्य व्यवस्था की जांच करने में मदद करता है और लोक प्राधिकारों पर लागू होता है। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? राइट आंसर है पंचायत समिति और जिला परिषद, दोनों होगा। नहीं, खंड विकास पदाधिकारी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, केवल 1 और 3। ठीक है, जो 18 वर्ष से अधिक के आयु के शामिल बच्चे हैं वो वयस्क मताधिकार के
शामिल होते इसमें, और ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सभी निर्णय पर चर्चा करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्णय बहुमत द्वारा ही स्वीकार किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, न्यायाधीश एम पुंछी आयोग, जिसको पंछी आयोग के नाम से जाना जाता है, इसका संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से इसका संबंध है। 27 अप्रैल 2007 को पूर्व न्यायाधीश जो थे एम पंछी, इनकी अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर पंछी आयोग की स्थापना की गई। इसकी ये आयोग जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 अप्रैल 2007 को। चलिए ये चीजें नोट कर लीजिए आप लोग। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, संघीय व्यवस्था में आवश्यक इसकी विशेषताएं होती है कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। सबसे पहला तो ये संविधान की सर्वोच्चता, द्विसदनीय विधानमंडल होना चाहिए। पहला तो ये हो गया संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा, द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है। तीसरा हो जाएगा विभिन्न स्तर पर शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का डाइवर्जन, विभाजन, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा? संविधान की कठोरता, संविधान की कठोरता, ठीक है। और पांचवा, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये चीजें शामिल होती है संघीय व्यवस्था में। ये पांचों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, कठोर संविधान, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, तीनों हो जाएंगे। तो उपर्युक्त सभी, ये चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, तो इसमें शामिल क्या क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, उप मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो केवल 1 और 2, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो गया। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें 29 विषय का चर्चा किया गया है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, अभी मैंने बताया, जिसमें जो पंचायत इसका शीर्षक रखा गया था, जिसमें पंचायत के टैक्स, लगान और टैक्स वसूलने की शक्तियां प्रदान की गई थी। पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होते हैं? वेरी इजी आंसर, घूर्णन के कारण। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? ऑप्शन 3, मंगल ग्रह सबसे लाल प्रतीत होता है, जो दूर देखने पर इसकी सतह लाल दिखाई देती है। इसका कारण है कि इसकी मृदा में आयरन ऑक्साइड होता है। जो मंगल ग्रह है, इसकी मृदा में क्या होता है? इसकी मृदा में होता है आयरन ऑक्साइड। परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो क्या होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पहला, सभी आनुषांगिक विकिरण का अवशोषण करता है, वही परिपूर्ण कृष्ण पिंड होता है। यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कंडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से होकर नहीं जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ेगा। कौन सा होगा? कहां से नहीं जाना पड़ेगा? यदि कोई व्यक्ति तूतीकोरिन, जो तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन कहाँ है? ये है तमिलनाडु। पारादीप, पारादीप कहाँ है? ये ओडिशा। और कांडला बंदरगाह ये कहाँ है? ये गुजरात में है। ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात। और मैंगलोर, तो मैंगलोर है ये कर्नाटका, कर्नाटका राज्य में। यहां से जाते हैं ना तो उसको केरल से होकर जाना पड़ेगा। तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला और मैंगलोर सभी बंदरगाह शहर हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, नहीं जाना पड़ेगा। भारत के उत्तरी मैदान के बृहद क्षेत्रों में प्रसारित मृदा है, कौन सी होगी? ये होगी जलोढ़ मृदा, सबसे अधिक है, जो लगभग 45.6% भाग में भारत में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। एशियाई सिंह केवल डैश में पाए जाते हैं, तो ये जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो एकमात्र प्राकृतिक आवास है। कहां पर है ये? तो ये है गुजरात राज्य में। उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सिंधुदुर्ग, कुद्रेमुख, ऊटी, मन्नार, ठीक है। इसको बता दूं मैं, जो सिंधुदुर्ग है, सिंधुदुर्ग ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख कहां पर है? ये कर्नाटका जिला में, कर्नाटका राज्य में है। ऊटी, ऊटी तमिलनाडु, बहुत अच्छा घूमने वाला जगह है। और मन्नार जो है ये केरला में है, ठीक है। KL लिख देता हूं ताकि कर्नाटका हो गया, ये KR, ये KL। भारत का मानक रेखांश IST है, यह क्या है?
तो 82.5 डिग्री, इस बच्चे से बचपन से आपको पता है कितना है 82.5 डिग्री, ऑप्शन 1 82.5 डिग्री। और ये जो है ना 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी रेखांश भारत के मानक समय आईसीटी के रूप में लिया गया, और भारत के मध्य जो भाग है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। कहां से? यूपी का मिर्जापुर जिला जो है वहां से होकर यह गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा बनाए गए जैव आरक्षित क्षेत्र के विश्व जाल WNBR में भारत से 11वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र, जो 2018 में भारत का 11वां जैव आरक्षित क्षेत्र बना था। भारत का 11वां जैव आरक्षित क्षेत्र बना कब? 2018 में। कौन सा? कंचनजंगा। सतत ऊर्जा के लिए विनियामक सूचक जो RISE क्या चीज? RISE राइज किस संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं? राइट आंसर है विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। और यह एक संकेतक अधिकृत उपकरण है जो सतत ऊर्जा में निवेश के लिए नीति और विनियामक वातावरण का आकलन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य डैश है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 संसद सदस्यों द्वारा गांवों को गोद लिया जाना, और 2019 तक इसे आदर्श गांव बनाना था इसका लक्ष्य। और कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था, और 11 अक्टूबर 2014 को 11 अक्टूबर 2014 को इसका आरंभ किया गया था। ठीक है, ये सांसद ग्राम योजना का, और लक्ष्य था 2019 तक इसको गोद लेने की। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 2 1974 से 78 ईस्वी तक जनता पार्टी की सरकार थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया गया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना 1978 से लेकर 80 को शुरू किया गया, और 1980 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर अस्वीकार कर दिया और 6ठी योजना बनाई गई थी। ये चीजें बहुत उलटफेर हुआ था 1974 से लेकर 1980 के बीच। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो लासास फेयर वाली अवस्था थी। क्या चीज? लासास फेयर, ये वाली अर्थव्यवस्था थी स्वतंत्रता के बाद, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया। और इस अवस्था को जो अर्थव्यवस्था जो थी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के सह अस्तित्व द्वारा चिन्हित किया जाता है, और व्यक्तिगत पहल और सामाजिक लक्ष्य के बीच एक विश्वसनीय संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। ये महालनोबिस मॉडल जो है 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी के बीच कार्य किया गया था। 1953 ईस्वी में जो महालनोबिस थे, ये प्रसिद्ध प्रसन्न चंद्र महालनोबिस, इनके प्रस्ताव पर यह भारी उद्योगों की भूमिका पर जोर दिया गया। और पहली पंचवर्षीय योजना जब बनी थी 1951 से लेकर के 56 तक, पहला 5 इयर्स प्लान FYP, तो ये महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित, सॉरी हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोड डॉमर मॉडल इस पर आधारित थी, तो इसी से संबंधित था 1956 से 61 तीसरा पंचवर्षीय योजना जो था, तो ये था महालनोबिस मॉडल पर आधारित। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कंपनी की टैगलाइन अनुभव निश्चितता अनुभव ऊर्जा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अविरल धारा मिशन किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन 2 नदियों के प्रवाह से। भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में MSP क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इनमें से कौन अनौपचारिक क्षेत्र में संपीड़ित है? तो यह हो जाएगा एक शिक्षक का ड्राइवर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम में मिनी रत्न की श्रेणी में शामिल होता है? जो भारत का विमानपत्तन प्राधिकरण है AAI, जो भारत के नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए एक संवैधानिक निकाय है, जिसको फरवरी 2009 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न श्रेणी A में
PSE का दर्जा दिया गया था? PSE का किसको? जो उन्नयन रखरखाव के मामले थे इसको, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया उसका ऑप्शन 3, हवाई अड्डा प्राधिकरण, फरवरी 2009, ठीक है। जब कोई कार तेज गति से मुड़ती है तो कौन सी भौतिकी घटना लागू होती है? राइट आंसर है ऑप्शन 1, जड़ता। जड़ता का नियम, जड़ता शरीर का एक अंतर्निहित गुण होता है जो किसी भी बल का विरोध करता है और इसकी गति में बदलाव का कारण बनता है। जड़ता के कुछ उदाहरण अगर ले जाए तो जैसे कार में सीट बेल्ट का कसना, जब यह शीघ्रता से रुकती है तो एकाएक सीट बेल्ट जोर से कस जाता है। अगर एक रुकी हुई कार को पीछे से एक चलती कार से टक्कर दिया जाता है तो कार अंदर से जो शरीर यात्री जो बैठे हैं उसमें आगे बढ़ने के परिणाम स्वरूप गर्दन की मोच का अनुभव करता है, क्योंकि जड़ता का सिद्धांत के अनुसार जो है ना, उसका शरीर तो आगे की ओर होता है और गर्दन झटके जो है पीछे की ओर जाता है, जो सिर जो है जड़ता का अनुभव करता है। तो यही है जड़ता का नियम। इनमें से कौन सा रोजमर्रा का घरेलू उपकरण संपीडक कंप्रेसर के आधार पर काम करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, फ्रिज। जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर एसी है, दोनों वाष्पीकरण के माध्यम से शीतलन के सिद्धांत पर काम करता है। संपीडक रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वाष्प को नियंत्रित करता है और दबाव तापमान को बढ़ाने का काम करता है, और रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है इसको बाहर जो है कंडेंसर के रूप में जो वक्र है उसको धकेल देता है। जब कंडेंसर के वक्र गर्म गैस रसोई के कूलर हवा के तापमान से मिलता है तो यह तरल पदार्थ बनाया तो जो ठंडा करने का काम करता है। चलिए, बाइफोकल लेंस में लेंस का निचला भाग डैश होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, उत्तल। जो मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उसके ऊपरी हिस्से को अवतल लेंस शामिल होते हैं उसमें, ठीक है। मायोपिया में अवतल लेंस का यूज होता है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आइजक न्यूटन। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, हाइड्रोमीटर। कौन सा? हाइड्रोमीटर। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम उसके गलनांक पर ठोस को द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन 4, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लोहे का जंग लगना, फलों का पकना और अंडे का ऑमलेट बनना। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक रासायनिक परिवर्तन में सामग्री में परिवर्तन विभिन्न गुण के साथ मापा जाता है। नई सामग्री और एक से अधिक जो नए पदार्थ का निर्माण होता है। और लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, पता है आपको। क्योंकि जब लोहे में जंग लगता है तो लोह अणु जो होते हैं ऑक्सीजन अणु के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और इससे बनने वाले यौगिक को लौह ऑक्साइड कहा जाता है। और इसी तरह अंडे के ऑमलेट बना दिए जाते हैं और फल जब पकते हैं तो एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हो जाए? ये सभी हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी। जॉन डाल्टन जिन्होंने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका जन्म किस देश में हुआ था? वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। भौतिक रसायन विज्ञानी थे और मौसमी विज्ञान पे संबंधित इनके द्वारा कई सारे नियम प्रतिपादित किए गए। 3 नियम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसैक का नियम का अध्ययन भौतिकी में किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन 3, गैसों का अध्ययन। निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? ये कौन सा एसिड है? तो म्यूरिएटिक एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसको कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता है? यहां पर नहीं बहुत बड़ा मामला हो जाता है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, रूबेला, जिसको जर्मन खसरा या 3 दिवसीय खसरा भी कहा जाता है। रूबेला जो है इसको जर्मन खसरा भी कहा जाता है। कभी पूछा जाए तो ये आंसर ऑप्शन में हो तो इसको टिक करके आना है आपने। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, जो ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर का अध्ययन है, सही है। और डर्मेटोलॉजी होता है त्वचा रोगों का अध्ययन है, दोनों सही है। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। जो अमाशय है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से संबंधित है और चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, दोनों सही है।
PM10 का अर्थ है यह वायु प्रदूषण से संबंधित है। PM10 जो 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास का होता है, इस बड़े आकार में जो धूल कण होता है एक बड़ा हिस्सा बनाता है जो फेफड़ा में गहराई तक खींचा जा सकता है, और बड़े कण जो होते हैं नाक, मुंह और गले में फंस जाते हैं। तो PM10 जो है यह कणिका तत्व का जो व्यास जो होता है 10 माइक्रोन या उससे कम आकार वाला होता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। मानव शरीर में होने वाले ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हृदय, त्वचा। ठीक है। वैक्सीन के 2 प्रकार होते हैं, किल्ड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है? लाइव वैक्सीन नहीं है, इनमें से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेबीज वैक्सीन। जो लाइव वायरस टीका वायरस के कमजोर श्रेणी का रूप होता है, खसरा, कंठमाला और रूबेला लोग होते हैं, इससे संबंधित है यह। और जो निष्क्रिय टीके होते हैं रेबीज वैक्सीन एक प्रोटीन या वायरस बैक्टीरिया से मिलकर बने होते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में बने होते हैं। ठीक है, तो रेबीज वैक्सीन जो है लाइव वैक्सीन नहीं है। मानव शरीर के में निम्नलिखित में किस हार्मोन की कमी से बौनापन का कारण बनता है? तो बौनापन जो होता है थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है, और इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन शरीर की लगभग सभी क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालता है। ये हो जाएगा थायरॉक्सिन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपए में खरीदता है और उसे 820 रुपए में बेचता है, तो उसका प्रतिशत मुनाफा कितना होगा? तो इसमें लाभ परसेंटेज आपको ज्ञात करना है। लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य को मान लेते हैं ए और क्रय मूल्य को बी मान लेते हैं, ए माइनस बी इंटू 100 अपॉन विक्रय, क्रय मूल्य को क्या माने थे हम लोग? तो बी माने थे, अपॉन बी। ये हो जाएगा 820 माइनस 615 अपॉन 615 इंटू 100। ठीक है, तो इसको घटाने के बाद क्या आएगा? 205 अपॉन 615 इंटू 100। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 33.33%। ठीक, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 12 लड़कों तथा कुछ लड़कियों के एक छात्रावास में प्रति माह चावल की खपत 12 केजी है और प्रति लड़का चावल की औसत खपत 16 किलोग्राम है और प्रति लड़की 8 किलोग्राम है। छात्रावास में लड़कियों की संख्या कितनी है? चलिए गर्ल की संख्या को x मान लेते हैं। ठीक है, x मानते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 12 किलोग्राम। ठीक है, तो 12 प्लस x इंटू 12 इजकल टू 16 इंटू 12 प्लस 8 इंटू एक्स। ठीक है, लड़की की संख्या x माने है, ये हो जाएगा कितना? 144 प्लस 12x इजकल टू 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 192 प्लस 8 इंटू एक्स 8x। चलिए 12x में से ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको और इसमें से इसमें 192 में से 144 गया, कितना होगा? 48। चलिए ये कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 12। चलिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लड़कियों की संख्या 12। एक संख्या का 30% क्या होगा यदि उसके 90% का मान 54 के बराबर है? तो संख्या मान लेते हैं, संख्या बराबर x। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। संख्या x हो गया और x इंटू 90 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा? 54 के बराबर है ना। तो x इज इक्वल टू, इसको पलट लेते हैं, अपॉन 9, ये कितना हो जाएगा? चलिए 9 छक 54, ये 60 हो जाएगा, 60। ठीक है, अब है 60 का, चलिए इसको इरेज कर लेता हूं थोड़ा। कितना है? 60 का 30%। संख्या निकल गया तो 60 का 30% कितना होगा? 60 गुना 30/100, ये कितना आ जाएगा? 0 0 कैंसिल, 18। चलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, 18। इसको इरेज कर लूं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 आम बेचने से एक फल विक्रेता 20 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त कर लेता है, लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर अभी निकाले थे, लाभ परसेंटेज इज इक्वल टू 20 माइनस 15 अपॉन 15। विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 15।
20 में से 15 गया, 5 इंटू 100, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, 100 अपॉन 3, ये आ जाएगा 33.3%, ठीक है। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे। चलिए, तो पहला जो 2 अंक है, ये क्या है, 3 से 8 तक की संख्या है। कहां से, 3 से 8 तक है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हो सकते हैं। और तीसरे अंक, जो तीसरे स्थान के अंक हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, तीसरा अंक का स्थान, थर्ड प्लेस का जो स्थान होगा वो कौन कौन सा हो सकता है। ये हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। और चौथा अंक क्या हो सकता है, मान लेते हैं फोर्थ प्लेस, ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो 0 या 9 हो सकता है, या तो 0 होगा या 9 होगा, 0 और 9, ठीक है। तो कुल प्रयास की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पर देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये हो जाएंगे 6 इंटू 6, ठीक है, इंटू 10 इंटू 2, चलिए कितना होगा, 36, 10, 2, 36 दूनी 72, दहाई 720, ठीक है। तो 720 प्रयास होंगे। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, बाकी पिछले टेस्ट में मैंने जो टेस्ट सीरीज करवाया था एडी, उसको जाकर देखिए, उसमें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, उस टेस्ट में जाकर देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर लूं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। एक टैंक को पाइप ए 5 घंटे में, पाइप बी 10 घंटे में और पाइप सी 30 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो वो टंकी कितने समय में भरी जा सकती है। वेरी इजी आंसर, जब नल ए बी सी द्वारा 1 घंटा में टंकी जो भरा जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों के द्वारा 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना नल भरा जाएगा, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, ठीक है। 5 6 के 30, 6 प्लस 10 3 30, 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 6 3 9 1 10/30, 1/3, ठीक है। और समय कितना लग जाएगा, तो इसको चेंज कर लीजिए, 3 घंटा। चलिए इस चेंज क्या करना है, देख लिया आप, 3 घंटा। दूरदर्शी शब्द का अर्थ है, जो दूरदर्शी शब्द है इसका अर्थ होता है जिसमें दूर की बात सोच लेने की सूझ हो। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जिसे क्षमा न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, यह हो जाएगा अक्षम्य, ऑप्शन 4। चलिए 2 प्रश्न हिंदी के, 2 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस दिया गया, द फायर एट द नोटरी डैम वाज ब्राउट अंडर कंट्रोल बाय द फायर फाइटर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, द फायर फाइटर्स ब्राउट द फायर एट द नोटरी डैम अंडर कंट्रोल, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, चेंज इनटू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वॉइस स्पीच। यू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो सेड टू को इसको चेंज कर देंगे, सेड टू जो है इसको चेंज कर देंगे किसमें, आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। और व्हाट आर यू डूइंग हियर इसको चेंज हो जाएंगे व्हाट आई वाज डूइंग हियर। तो राइट आंसर निकल के क्या आ जाएगा, यू आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग हियर, डूइंग देयर, ठीक है। कोइलवर क्षेत्र किस नदी का क्षेत्र है जहां बालू खनन किया जाता है, ये हो जाएगा सोन नदी का क्षेत्र है, जो आरा जिला में स्थित है और अवैध बालू खनन बड़े पैमाने पर किया जाता है। सोन नदी, आरा जिला क्षेत्र। बिहार राज्य सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिका संरक्षण से संबंधित है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रमशः है, ये हो जाएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार शिवहर, पटना और दरभंगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत में सबसे
ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया बिहार में, बिहार सरकार द्वारा। ये कहां पर हुआ है? ये हुआ फल्गु नदी पर। ठीक है, नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है यह उद्घाटन, और जल संसाधन विभाग के द्वारा 334 करोड़ की लागत से बना है। 334 करोड़ की लागत से यह डैम बना है। ठीक है, इसकी लंबाई 411 मीटर लंबा है यह डैम, और 3 मीटर ऊंचा है। ये लॉन्ग 3 मीटर इसकी हाइट है इस डैम की, और 95 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। ठीक है, कितनी है? 95 मीटर इसकी चौड़ाई है। और गया जी डैम इसका नाम रखा गया है बदलकर, रबर डैम जो है इसका नाम बदलकर गया जी डैम रख दिया गया। गया जी डैम इसका नाम बदलकर रख दिया। तो गया जी डैम कहाँ है? तो बिहार में है, ये ध्यान रखना आपको। निम्न में से भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? तो ये चीजें आपको पहले से पता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। और भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक पार्क यहाँ पर है, जो कोणापन अग्रहारा में 1.3 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, और लगभग 200 आईटी आईटीएस कंपनियां यहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा बेंगलोर। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं है हार्डवेयर है? वेर इज आंसर सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है एक भौतिक उपकरण होता है जिसका उपयोग मशीन में या मशीन के साथ किया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल कोड का जो होता है पूरा संग्रह होता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है हार्ड ड्राइव के अंतर्गत आता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म हो गया सीपीयू का। सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? तो हो जाएगा एमआईपीएस में। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रति सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म हो गया मिप्स का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस शहर में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मुंबई। पहला आईआईटी 1950 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 खड़गपुर में। प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में 5 नोबेल पुरस्कार स्थापित किए थे। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 1901 ईस्वी में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1895 में इसकी शुरुआत की गई थी, और प्रदान कब किया गया था? 1901 ईस्वी में। ठीक है, जो 10 दिसंबर 1901 ये डेट था। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महर्षि बादरायण व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है? यह होगा फारसी, अरबी, पाली, प्राकृत और शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में 30 से 45 वर्ष के जो युवा विद्वान होते हैं उनके उत्कृष्ट कार्य, उनके उत्कृष्ट योगदान और महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 साहित्य के क्षेत्र में। शशि थरूर द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक है? तो इसमें से जो पुस्तक है ऑप्शन 2 बुकलेस इन बगदाद, ये लिखा गया था शशि थरूर के द्वारा 2005 ईस्वी में। उस भारतीय न्यायज्ञ और अर्थशास्त्री का नाम क्या है जिसने वी द नेशन द लास्ट डिकेड्स नामक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता पुस्तक द बेस्ट सेलर बुक लिखी थी? तो इनका नाम था नानी पलखीवाला। पुस्तक द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन के लेखक इनमें से कौन है? राइट आंसर ऑप्शन 4 लाला लाजपत राय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 4 18 मार्च, एक्सट्रीमली सॉरी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन 2 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। कहां पर? जिनेवा। ठीक है, स्विट्जरलैंड। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुआ था यूएन का एक प्रमुख न्यायिक अंग है, जून 1945 में। कब? जून
1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यूएनओ के खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है रोम, इटली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी मैं बता दूं, अक्टूबर 1945 में FAO की स्थापना हुई थी, अक्टूबर 1945 में, और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। हाफ नेशन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है कुश्ती से संबंधित है। एक पकड़ को संदर्भित करता है जिसमें एक हाथ गर्दन के पीछे से प्रतिद्वंदी की बाह के नीचे से गुजरता है, और अर्ध नेशंस ने केवल एक हाथ का उपयोग करके किया जाता है, और एक फुल नेशंस तब होता है जब आपके पास आपके प्रतिद्वंदी की कांख के नीचे दोनों हाथ होते हैं और प्रतिद्वंदी के सिर ऊपर हाथ होते हैं। इनमें से कौन सा खेल हमेशा केवल एक खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है? शतरंज। भारत में खेल दिवस भारत के एक महान खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, उस दिग्गज खिलाड़ी का क्या नाम है? चलिए बताइए आप लोग। ये है हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद। इनकी जयंती मनाने के लिए हर साल जो है 29 अगस्त को देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को, इनके बर्थडे के दिन। सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बाद में इसका नाम बदलकर द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस कर दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। 1936 में मुंबई में सर दोराबजी टाटा की स्थापना हुई थी, और इसका नाम बदलकर 1944 में यह नाम बदला गया था। 1944 में यह नाम बदलकर यह रखा गया TISS। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यह 3 मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये सम्मिलित पहले सही है। यह घटते बाह लिंग अनुपात जो CSR और महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है, सही है। बालिकाओं के प्रति मानसिकता बदलने का अध्याय, सही है। इसमें देश के केवल वे जिले शामिल किए जिसमें बाल लिंगानुपात में गिरावट है, ये कथन गलत है। तो गलत कथन ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो BBBP योजना था, ये कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना 2015 22 जनवरी को शुरुआत की गई थी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कितने बाघों की मौत हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन 1, 628, ठीक है। और पिछले वर्ष में बाघ के हमले 349 लोग मारे गए थे। अकेले महाराष्ट्र में 200 मौत हुई थी। कहां पर? महाराष्ट्र में बाघ के हमले से 200 लोग की मौत हुई थी। रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार कहां के रवांडा के राष्ट्रपति में किनको चुना गया है? तो ये है पॉल कागमे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई विकास बैंक ने अपना एशिया विकास आउटलुक के पूर्वानुमान के अनुसार भारत की विकास दर कितना प्रतिशत रहेगा? तो ये बताया है इन्होंने 7%। किसने मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार 2024 जीता? मानवता के लिए। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लूं। चलिए 4 ऑप्शन आ गए। अब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक खेती ने। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन 2, नई दिल्ली में किया गया था, और 21 से 31 जुलाई के बीच। कब से कब तक? 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आखिरी प्रश्न है, नौवां महिला एशियाई क्रिकेट कप का खिताब किस देश ने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन 4, श्रीलंका ने जीता था 28 जुलाई 2024 को। 28 जुलाई 2024 को। चलिए सभी 100 प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया। 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट आज समाप्त होता है बिहार दरोगा का। जो बच्चे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग 6 टेस्ट जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है ये किरण पब्लिकेशन के द्वारा। उनको किरण पब्लिकेशन के जो भी इंस्टीट्यूट के हेड हैं या फिर पब्लिकेशन के जो भी हेड हैं, उनको बहुत बहुत आभार। इस तरह का टेस्ट सीरीज लेकर आते हैं और आप सभी अभ्यर्थी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लिए होंगे तो अपने अभ्यर्थियों में शेयर कर दीजिएगा। और पहले भी बताया था मैंने आपको
कि आपको स्कोर कमेंट करना है कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, यानी कि आपके स्कोर कितने हो पा रहे हैं, ताकि अगले जब सेट करेंगे, अगला सेट करेंगे आप लोग, उसमें कुछ ना कुछ सुधार किया जाएगा। और आप भी अपनी तैयारी को जारी रखिए। चलिए मिलेंगे अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।